और समन संघ से जुड़ने से क्या होगा? क्या समन संघ में जुड़ने के बाद मैं पहले किसी संगठन में काम करता हूँ, किसी में गवर्नमेंट यूनियन में काम करता हूँ, या किसी इकोनॉमिक फील्ड की कंपनी में, या इधर उधर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो क्या उसमें काम करना बंद कर देना है? बिल्कुल नहीं करना है। समन संघ का मुख्य हेतु जो है, समन संघ का मुख्य हेतु जो है वो ये सॉरी एक मिनट कॉल आ रही है। समन संघ का मुख्य हेतु जो है वो ये है कि जितने भी संगठन हैं सारे, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जो भी हो, उन सबको इकट्ठा लाना और उनकी सारी जो एनर्जी है उस एनर्जी को इकट्ठा कर लेना। इससे क्या होगा और ये नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? तो जैसे कि कल विमल आजाद सर ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया था। हालांकि मैंने पूरा सुना नहीं था वो, पर शुरू में उन्होंने जो कहा था कि तथागत बुद्ध के 3 सूत्र के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे सिगालवाद सूत्र है। सिगाल नाम का एक यूथ था, वो यूथ था एक, और वो बहुत परेशान होता था। तो उसके माता पिता का अंत होने की वजह से वो बहुत परेशान हुआ करता था। तो वो चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके बहुत ऊंची आवाज में सूर्य की या लोगों की या किसी की आराधना करता था, प्रार्थना करता था, और बहुत परेशान हुआ करता था। तो उसको तथागत बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से किस तरीके से अच्छे रास्ते पर लाया, और एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। बाद में वो अरहत भी बन गया, सारे दुखों से मुक्त हो गया। दूसरा एक सूत्र सर ने बताया था, वो था पराभव सूत्र। पराभव सूत्र तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। वो कहते हैं कि हम क्यों पराभूत हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों समस्या से उलझे रहते हैं, और हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलते। तो हमारे पराभव का क्या कारण है, और पराभव के कारण को अगर हम खत्म कर देंगे तो हम विजेता कैसे बन जाएंगे। ये शिक्षा दी है पराभव सूत्र में। उसके बाद उन्होंने महापरिनिब्बाण सूत्र के बारे में भी बताया था। महापरिनिब्बाण सूत्र तथागत बुद्ध का जब वैशाली से आखिरी अंतिम यात्रा चल रही थी, तथागत की वैशाली से फिर कुशिनारा की ओर जा रहे थे, तो बीच में आनंद के साथ जो संवाद हुआ, भंते आनंद के साथ, जो कि तथागत बुद्ध के पर्सनल असिस्टेंट भी हुआ करते थे और उनके भाई भी थे वो। तो उनको उन्होंने उस महापरिनिब्बाण सूत्र में जो बताया वो शिक्षा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम लोग दुखी क्यों रहते हैं। तो आनंद, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम दुखी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की तृष्णाओं में उलझे रहते हैं। हम खुद आसक्ति से प्रभावित रहते हैं, तृष्णा की वजह से दुख होता है, और सारी आसक्ति होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और ये आसक्ति जो कभी खत्म नहीं होती। चाहे आपके पास एक गाड़ी आए, एक घर आए, दो गाड़ी आए, दो घर आए, या फिर आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, फिर भी आपकी आसक्ति खत्म नहीं होती। तो बगैर आसक्ति रखे हुए भी आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। सम्मा आजीवा आजीवा जिसको बोलते हैं। सम्मा आजीव मतलब सम्यक शील का पालन करके भी आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हो, और वो आपके पास से अगर धन निकल भी जाता है तो उससे कोई दुख नहीं होगा। तो ये वाली बात, मैत्री की बात तथागत ने कही थी महापरिनिब्बाण सूत्र में। और इससे भी बहुत बढ़िया और एक 2-3 सूत्र है जो कि दीघ निकाय का पार्ट है। ये दीघ निकाय 3 सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और सूत्र पिटक के बहुत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे 5 भाग है। उसमें से दीघ निकाय में बहुत अच्छी स्टोरीज दी है तथागत ने कि किस तरीके से सादा व्यक्ति भी अगर अच्छी चीजों का पालन करता है और वो टीम में आता है, संघ में आता है, और संघ की ऊर्जा से अपने आप को ऊर्जित कर लेता है, तो सारे दुखों को नष्ट करके वो बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठा करके बहुत अच्छा लंबा काम कर सकता है। अपनी जिंदगी सुखी करके दूसरों को भी वो सुखी करने का काम करता है। तो ये सारी मेन आइडियोलॉजी, ये समन संघ की थीम है। इस थीम पे काम करना है हमको। और एक सूत्र है आटानाटी सूत्र है, एक ब्रह्मजाल सूत्र है। ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बताते हैं कि जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी मकड़ी अपना जाल बुनती है, और कभी किसी पेड़ की अगर पन्ने टहनी अगर टूट जाती है तो मकड़ी वो अपने ही जाल में फंस जाती है।
तो तथागत कहते हैं कि व्यक्ति भी अपने तृष्णा के जाल में फंसकर अपने आप को जाल में डाल देता है और कोशिश करते हुए भी उस दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तो उससे मुक्त होने का मार्ग जो ब्रह्म जाल जो है, जो दुखों का जाल है, उससे कैसे मुक्त होना है, ये ब्रह्म जाल सूत्र में दिया है उन्होंने। अच्छा, बहुत सारे सूत्र है, कई लगभग 84,000 टॉक्स है। तो ये सारी समस्याएं आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ क्यों है, हम लोग दुखी क्यों हैं? हम लोग संख्या में एससी एसटी ओबीसी के लोग 120 करोड़ प्लस होने के बावजूद में दुख में क्यों नहीं है? क्यों हमारी समस्याओं का समाधान हम ढूंढ नहीं पा रहे, और क्यों हम एक दूसरे के बीच में झगड़े में पड़े रहते हैं? तो इसका सारा सॉल्यूशन है समन संघ के खुद को जोड़ने से और लोगों को जोड़ने की आइडियोलॉजी से, और इस फिलॉसफी से हम लोग सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए तथागत बुद्ध ने बताई हुई जो जातक कथा है वो मैं बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। तथागत कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, एक नगर में 6 अंधे लोग रहते थे और वो एक दूसरे के साथ संवाद करते थे, पर उनमें बहुत बार विवाद होते रहता था, बहुत झगड़े होते रहते थे। भले ही वो अंधे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बात जमती नहीं थी उनकी। एक बार वो रास्ते से चलते हुए बहुत बड़ी भीड़ देखी उन्होंने। उन्होंने देखा कि ये भीड़ क्यों है? तो वहां पर 2-4 हाथी आए थे। हाथी के ऊपर हो सकता है कहीं अंबारी में बैठकर राजा की सवारी निकलने वाली थी। ऐसे में ये बात करते करते अंधे लोग वहां पर चले गए, और उन्होंने तो हाथी को अपने आंखों से देखा नहीं क्योंकि वो अंधे थे। तो हाथी के पास जाते हैं, वो हाथी सिखाया हुआ था, इसलिए कोई वो दूसरों के ऊपर अटैक नहीं करता था। चले गए, एक ने देखा, एक ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया। तो उसने कहा कि ये जो पाइप होता है ना, पाइप जैसा हाथी होता है। दूसरे ने उसके दांत पकड़ ले, तो उसने कहा कि ये चाकू जैसा होता है। तीसरे ने वो उसकी पीठ को पकड़ लिया, तो उसने कहा कि ये हाथी दीवार जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ ली, तो वो बोलता है कि ये रस्सी जैसा है। एक ने उसका पैर पकड़ लिया, तो बोलता है हाथी खाम जैसा है, खंबे जैसा है। और 6 लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वो मानने को तैयार नहीं। वो बोलता है कि खंबा ही हाथी होता है। दूसरा बोल रहा है कि पूंछ जिसने पकड़ी, वो बोलता है रस्सी, हाथी रस्सी जैसा होता है। वो जो पीठ को पकड़ लिया, उसने पेट को पकड़ लिया, वो बोलता है दीवार होता है। तो उनका बहुत सारे विवाद चल रहे। उसमें एक डोळस व्यक्ति जाता है। डोळस मतलब जिसकी आंख होती है। वो जाता है, पूछता है कि क्यों झगड़ रहे हो आप? तो हर एक बोलता है कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूंछ जैसा होती है, ये पूंछ होती है ना, रस्सी जैसा होता है हाथी, और ये मान ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि दीवार जैसा होता है, ये बाकी के मान ही नहीं रहे। ये सारे लोग अपनी अपनी बात पे अड़े थे। उस आंख वाले इंसान ने बताया कि देखो, आप 6 के 6 लोग सही हो, लेकिन आप गलत भी हो, क्योंकि आप अपनी बात के ऊपर इतने अड़िग हो कि दूसरों की बात मानने को आप राजी नहीं हो। और आप अगर एक दूसरे के 6 लोग अगर बात मान लेते, तो सारी 6 चीजों का मिलावट यानी हाथी है। यानी हाथी, उसकी पूंछ भी होती है, वो रस्सी जैसा भी दिखता है, और उसका पेट भी दीवार जैसा भी होता है, वो खंबे जैसा उसका पैर होता है, वो भी है, सूंड जैसा, पाइप जैसा वो भी दिखता है। ये सारा कुछ मिलाया हुआ जो है, वो हाथी है। तो जब वो आंख वाला आदमी उनको बताता है, तब वो जाके सारे 6 के 6 अंधे खुश हो जाते हैं, शांत बैठते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं। तो तथागत बुद्ध ने इस स्टोरी का मॉरल ये बताया, इसकी नैतिकता बताई कि जो लोग तृष्णा से ग्रसित लोग होते हैं, उन लोगों का हाल भी ऐसे अंधे लोगों जैसा होता है। भाई वो आंख वाले लोग हो, लेकिन वो खुद के दुख का कारण नहीं जान सकते। खुद दूसरों की बुराई दिन रात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि मैं ही सही हूँ, चाहे मेरी गलती भी हो। लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे ही संसार में जीने वाले लोग जो होशियार होते हैं अपने अपने जगह पर अहंकार से ग्रसित है, क्रोध से ग्रसित है, वो द्वेष से ग्रसित है, या दूसरों की बुराई करने के स्वभाव से ग्रसित है, और इसीलिए वो दूसरों को मानने को तैयार ही नहीं है। पर अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस आंख वाले इंसान ने जो बात बताई उसकी अगर बात मान लेते हैं और उसके ऊपर आचरण करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत ताकत वाला काम कर सकते हैं। जैसा हाथी प्रतीक होता है, तथागत कहते हैं हाथी बहुत शांत प्राणी होता है। वो कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता जानबूझकर।
शांत भी होता है, लेकिन वो ताकत का प्रतीक होता है, वो बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें। हाथी के ऊपर जानबूझ के, मतलब कोई शेर भी एकदम से अटैक नहीं करता। जब बहुत झुंड में हुआ तो भी वो बड़े हाथी के ऊपर अटैक नहीं करता, किसी छोटे बच्चे को ऊपर अटैक करेगा हाथी के। और फिर हाथी अपना जो स्वभाव है, अपनी ताकत है, शेर को भी दिखाता है। जब उसके बच्चे के ऊपर अगर कोई शेर का झुंड आकर अटैक करेगा, तो हाथी इकट्ठा होकर अपनी सूंड से उठाकर पटक सकते हैं उस शेर को, या फिर अपने पैर के नीचे उसके शरीर के ऊपर पैर से मार के उसको खत्म कर सकता है। ये हाथी जो होता है, बुद्ध कहते हैं कि लोगों का जो ग्रुप होता है, जमावड़ा होता है, लोगों का जो संग होता है, ये हाथी की ताकत जैसा होता है। वो आचरण में लीन रहता है, आचरण में लिप्त रहता है, एक दूसरे की बात सुनता है। और ये सन्निचर्या के दिन होता था, ये भी तथागत कहते हैं कि सन्निचर्या के दिन, जब शनिचर के दिन मीटिंग होती थी और समन लोग इकट्ठा आकर अपनी अपनी बात, अपना चाहे झगड़े की बात हो, गुस्से की बात हो, जो भी कोई हो, जो सभा लगती थी शनिचर्या में, तो सभा का जो भी कोई 4-5 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, क्योंकि उसका अध्यक्ष कोई नहीं हुआ करता था। एक तो 5 लोग चुनते थे सभा, और 5 लोगों में से वो 5 लोग फिर अपना एक मुखिया चुनते थे, और वो 5 लोग डिसाइड करते थे कि आज की सन्निपात की मीटिंग में जो भी बातें आ रही, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, इन बातों का निचोड़ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, वो 5 लोगों का संघ डिसाइड करता था। वो प्रातिनिधिक स्वरूप पर रहता था, और फिर उस सभा का पूरा निराकरण हो जाता, सारे झगड़े मिट जाते, और लोग इकट्ठा रहने के लिए शुरू हो जाते। और वो 1 हफ्ते का फिर स्ट्रेटेजी बना लेते, प्लान बना लेते, और उसी के ऊपर काम करते कि जो कोई किसान है तो मजदूर है तो उसके मजदूर उसके खेती में काम करने को जाए, कोई व्यापार करेगा, कोई अनाज इधर से उधर बहा कर लेके जाएगा, उसका व्यापार करेगा, कोई घर बनाएगा, कोई बैलगाड़ी बनाएगा। ये सारे कुछ काम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रख के संघ में लोग करते थे, और इस सन्निपात में हुआ करता था। इसीलिए सन्निपात लगना शुरू हुआ, और देखते देखते तथागत बुद्ध का जो धम्म है लोगों के आचरण का एक भाग हो गया। और इसी का परिणाम ये हुआ कि लगभग 200 साल के बाद सम्राट अशोक ने इसी शिक्षा को अपना कानून बना लिया, और लगभग 84,000 स्तूपों के ऊपर, स्तूप या फिर शिलालेख या स्तंभ लेख या गुफा लेख या ताम्रपत्र, इसमें वो तथागत बुद्ध के धम्म की पूरी शिक्षा उन्होंने उकेरी, लिखी। और शनिचर्या के दिन, जब शनिचर्या होती थी, शनिवार को मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होते थे या फिर नियम होते थे, जिसको हम गोल्डन रूल बोलेंगे या समन संघ के अमत्य विनय बोलेंगे, उनके ऊपर बात होती थी। और जिस हफ्ते में जिस व्यक्ति के ऊपर जो भी कोई विवाद का सवाल होता था, उसी के ऊपर वो बात होती थी, वो बात उस वहां पर बताई जाती थी। तो ये जो पहली वाली जो स्टोरी थी हाथी की, उसका मोरल यही था कि संघ शनिचर्या होती थी, उस शनिचर्या से जो अच्छे विचार निकल कर आते, और लोगों को हफ्ते भर उसके ऊपर पालन करना जरूरी होता है। जैसे पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है। कोई अगर श्रामणेर है तो श्रामणेर सामनेरी भिक्खु भिक्खुनी अगर है, तो उनको भिक्खु के लिए 227 नियम होते थे, और भिक्खुनी के लिए 311 नियम होते, विनय होते थे। इनका सबका पालन करना होता था, और उस वो व्यक्ति पालन कर रहे या नहीं कर रहे, तो उसके लिए फिर सम्राट अशोक ने अपने काल में धम्म महामात्रा करके मिनिस्टर ऑफ रिलीजन या फिर धम्म महामात्रा एक अधिकारी हुआ करते थे। जैसे डिवीजन लेवल पे आयुक्त नाम का एक अधिकारी होता था। आज का जो आयुक्त है ना, कमिश्नर, उसी को वो सम्राट अशोक का इस सिस्टम अभी तक भी चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है। तो वो फिर ऑब्जर्व करते थे कि क्या पिछले सन्निचर्या में जिन बातों के ऊपर, विनय के ऊपर चर्चा हुई थी, क्या जो लोग इसमें शामिल थे, जिनको इसका पालन करना था, क्या इन्होंने किया या नहीं किया। तो अगले हफ्ते में फिर वो रिपोर्ट पेश की जाती थी गवर्नमेंट की उस व्यक्ति से, और अगर किसी ने उल्लंघन किया हो तो उसको सजा भी होती थी। और वो सजा के रूप में उसको ये भी छूट दी जाती थी कि अगर आप आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, अगर आप सीलों का पूर्ण तरीके से पालन करोगे, विनय का पालन करोगे, तो आपको फिर वो सजा कम करके फिर से उसको छूट दी जाती थी। तो इस तरीके से एक मॉरल ऑर्डर समाज की तैयार हो गई थी। इसीलिए समनों का कल्चर इस्टेब्लिश हुआ था, और कल्चर इस्टेब्लिश होने से समनों की पहचान इस्टेब्लिश हुई थी।
और उसी पहचान से समनों का खुद का शिक्षा का तंत्र था। लगभग 18 यूनिवर्सिटी तो सम्राट अशोक के काल में हुआ होती थी और 84,000 विहार थे। वो सारे विहार जो है वो लर्निंग सेंटर थे, क्योंकि वहां पर सन्निपात लगते थे। उन विहारों में, चैत्यों में, उसमें 4 या 5 प्रकार की बातें होती थी। एक संगाराम होता था जहाँ पर भिक्षु या उपासकों को रहने का, जो आराम करने का प्लेस होता था, वो चैत्य होता था। चैत्य में किसी तथागत बुद्ध की अस्थियां होती थी, या कोई अरहत भिक्षु है उनकी भी अस्थियां होती थी, धातु होते थे शरीर के। या यहाँ पर एक बोधि वृक्ष होता था, क्योंकि बोधि वृक्ष सिंबल था तथागत बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति का। और बोधि वृक्ष का एक ये भी लक्षण है कि उसमें लगभग 70 प्रकार के गुण हैं। उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में 24 घंटे छोड़ता है वो। उसके बाद औषधि के सबसे ज्यादा गुण पीपल वृक्ष में होते हैं, बोधि वृक्ष में होते हैं। और संगाराम होता था, संगाराम चैत्य होता था, और एक वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे होते थे उनका हॉस्टल भी हुआ करता था। और धीरे धीरे जिस विहार का ज्यादा विकास हो जाता, उसको फिर स्कूल स्कूल भी अटैच हो जाता था। और सारे गांव से वहां पर जो पिंडपात होता था, भिक्षाटन करते थे भिक्खु भिक्खुनिया, वो आकर बच्चों के साथ, हॉस्टल के बच्चे के साथ शेयर करके खाते थे। इस तरीके का बहुत ही अच्छे तरीके का एक कल्चर स्टैब्लिश हुआ था। वो कल्चर था समनों का कल्चर। और समन का जो शब्द है इन्हीं कल्चर में से निकल आया है, कि जिनका मन हमेशा समता में रहता है, जो लोग इक्वालिटी में, समता में हमेशा रहते हैं। और दूसरे के साथ अगर विवाद भी हुआ तो सन्निपात में जाकर छोड़ते थे। खुद उसके साथ झगड़ा करके वो ज्यादा झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते थे। अगर कोई बात 4-5 लोगों के बीच में अगर चली जाती तो सारे लोग बोलते थे कि ये विवाद है इनका, चलो अगले हफ्ते के सन्निपात में ले जाओ, वहां पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भी सॉल्यूशन निकलेगा। ये वाला कल्चर हमारा अपना था। ये सारे इतिहास में सारी बातें पड़ी है। बहुत सारी जातक कथा है, मॉरल स्टोरीज है, सूक्त है, विनय है। अभिधम्म में तो इसका फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी भी बताई है, उसका उसकी अवधारणा और उसका अर्थ भी बताया। और इसकी अट्ठ कथाएं भी है, अत्थ कथाएं। पाली में अत्थ कथाएं बोलते हैं और संस्कृत या हमारी भाषा में अट्ठ कथाएं बोलते हैं। यानी मतलब अर्थ कथाएं। जो भी बात उस वक्त होती थी उसकी चर्चा होती थी, उसका लिखान होता था, या पहले मुखदगत होती थी, फिर उसका अर्थ बताया जाता था। और वो कहाँ पर बताई गई ये भी बताया जाता था, और उसका फिलोसॉफिकल जो वैल्यूज है वो भी बताया जाता था। इससे समाज तैयार होता था। और बच्चों के बारे में ऐसा कल्चर इस्टेब्लिश हुआ था कि बच्चा जब भी पैदा हो जाता, 2-3 साल का हो गया, कि उस बच्चे को उस विहार में या हॉस्टल वसति गृह में रहना पड़ता था। माँ बाप बच्चे को पैदा करते थे, बस 2-3 साल जब वो ज्यादा रिलायबल होता था माँ के ऊपर, तब तक ही वो बच्चा माँ बाप का। बाद में उस बच्चे को समाज के लिए दिया जाता था, क्योंकि समाज उसकी शिक्षा करता था। जैसे स्कूल में को एजुकेशन होती थी, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में, हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे वहां पर मॉरल ड्यूटीज बताई जाती है, अपने काम बताए जाते हैं, बच्चे को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है। तो ये सारी शिक्षा समाज देने का काम करता था। भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट आया है ना, चैप्टर 3, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, बाबा साहब ने कहा है कि मैंने अपने गुरु की शिक्षा से ये विनय कह आया हूँ, जो कि चैप्टर 4 है, फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लोगों ने क्या क्या आवाज चली गई है सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर का। सर वीडियो भी मेरी आवाज आ रही क्या? मेरा लाइट चली गई, पावर। ओके सर, ओके। हाँ, बोलना पड़ता था, और बच्चे को बचपन से उसका आचरण करना अनिवार्य होता था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग, आज के समन लोग, इन बातों का पूर्ण तरीके से पालन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन बातों को समझ नहीं लेंगे, तब तक हम लोग अच्छे समन नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा समन संघ का कल्चर ही आपको इस्टेब्लिश करा देगा। अन्यथा हम संख्या में तो 120 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग पावर में नहीं है, फिर भी हम लोग इकट्ठा नहीं है,
फिर भी हम लोग एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार ठीक तरीके से नहीं चलते हैं। तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के बारे में, आज के संदर्भ में जितने भी जो हमारी समस्या है, उन समस्याओं के ऊपर हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। था कि महाराष्ट्र में अभी उपवर्गीकरण का काम चल रहा है, सब क्लासिफिकेशन। एससी के ABCD के तौर पर 4 टुकड़े बनाए गए हैं और उनका जो आरक्षण जो है 4 विभागों में जो 13% मिला है महाराष्ट्र में, उसको 4 टुकड़ों में बांट के कुछ जातियों को 2%, कुछ किसी को 4%, किसी को 6% संख्या की प्रपात में दिया जाएगा। ये समस्या बढ़ गई है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये तो कांग्रेस के सरकार से हुई है। हम लोग बोलते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है यही बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी पार्टी जिसने 60 साल तक शासन किया वो भी वैसी ही थी। उसने जो 1975 से ये जो बात आई थी उपवर्गीकरण की, जातियों को बांट दो और जातियों का आरक्षण खत्म कर दो, फिर जातियों को क्रीमी लेयर भी लगा दो और उनका धीरे धीरे एक एक जाति का करके सभी का आरक्षण खत्म कर दो, और आरक्षण खत्म होने से अपना प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाता है। तो ये शुरुआत हो गई तेलंगाना से, आंध्रा से, कर्नाटक से, अभी साउथ से आइडिया आ रही है, अब महाराष्ट्र तक आ गई है। महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर अभी काम कर रही है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 5 राज्यों के इलेक्शन हो गए, उन्होंने टेस्ट करके देखा कि हमारे साथ अभी कितने लोग हैं, तो 5 में से 3 राज्य उन्होंने बिल्कुल कब्जा कर लिया उनके ऊपर। तो इसका मतलब है उनकी ताकत बढ़ गई। वो चाहे लोग कितने भी विरोध कर ले, हमने जो डिसाइड किया है वो अन्याय अत्याचार आपके ऊपर करके ही रहेंगे, क्योंकि उनका आखिरी टारगेट है संविधान की सारी मूलभूत अवधारणा को, सारी संविधान की बातों को खत्म करना। तो ये वाली बात हम किस तरीके से समझ लेंगे? तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि आज वो साउथ में चल रहा, महाराष्ट्र में आएगा, यही बात नॉर्थ में भी चली जाएंगी। और नॉर्थ में चली जाएंगी तो नॉर्थ वाले स्टेट तो है सोशली उतने अवेकन नहीं है, जागरूक नहीं है। अगर साउथ में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, ABCD का वर्गीकरण हो जाता है और जाति जातियों के लिए रिजर्वेशन बांट दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो होमोजेनियस स्टेट बोला, होमोजेनियस सोसाइटी बोला SC और ST को, ये एक संघ समाज है, संघ है ये। क्योंकि इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो वो पूछ कर नहीं होता, जाति अगर निचली देखी जाए तो उसके ऊपर अन्याय होना ही होना है। तो इससे इस तरीके से कैसे निपट लेना, किस तरीके से जाना, तो इसके लिए हमको समन संघ की जो अवधारणा है हमारी इकट्ठा होने की, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आज हम लोग इकट्ठा होकर अगर इसका सामना नहीं करेंगे, तो आगे जाके शैतान की जो हिम्मत होती है ना, वो बहुत चौगुना बढ़ जाती है। वो तो किसी के ऊपर किसी भी तरीके का अन्याय करेगा। और आज तो मैं बहुत हैरान हो गया कि किसी नॉर्थ के किसी MLA ने ऐसा कह दिया है कि अगर आप हमारे धर्म को मिटाने की बात करते हो, हमारे धर्म में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने की बात करोगे तो हम संविधान को भी तहस नहस कर देंगे। वो ये नहीं जानता, हमारा समझ ही है, वो ओबीसी समाज से है, वो विधायक जो है MLA है, उसको कहाँ पता है कि संविधान ने तो मुझे अधिकार दिया है, संविधान ने तो मुझे चुन कर दिया है। अगर संविधान नहीं रहेगा, तहस नहस अगर मैं कर दूंगा, तो मैं किस तरीके से लोक प्रतिनिधि का काम करूंगा, किस तरीके से मैं चुन के आऊंगा? पर ये फिर वही बात है, तृष्णा की वजह से अविद्या है, अज्ञान है, और अज्ञान की वजह से पता नहीं कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है, समन जो संघ जो कह रहा है, इसी बात में है कि हमारी समस्याओं का पहले निदान कर ले। जो प्रतीत समुत्पाद करता है, कहता है, जो और जो पहला आर्य सत्य कहता है कि दुख है और दुख का कारण है। तो हमको ये देखना है कि हमारी हर समस्या के पीछे कुछ ना कुछ तो भी कारण है। विदाउट रीजन नथिंग कैन हैपन। ये साइंस ने भी माना है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो थ्योरी साइंस ने जो मानी है, जो चत्तारी आर्य सत्यानि सम्मपय्याय पश्यति, जो तथागत बुद्ध ने जो बताया 4 प्रकार के आर्य सत्य है, आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसका, तो उसी में ही सॉल्यूशन है। पर हम लोग इकट्ठा होकर ये बात समझ में नहीं लेते। SC ST को, या SC के अब 4 टुकड़े बनाए जा रहे, तो ST को लगेगा कि ये तो हमारे लिए नहीं है, हो जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। फिर OBC अब ये शांत बैठेगा, लेकिन OBC के लिए अभी आर्टिकल 340 जो है, जिसमें फंडामेंटल राइट में नहीं है, लेकिन उसका प्रोविजन आर्टिकल 16(4)
और 16(4)(a) में किया गया है, तो वो आरक्षण या वो प्रतिनिधित्व ओबीसी को भी मिल सकता है। लेकिन ओबीसी भाई एससी एसटी के आरक्षण के ऊपर अगर एबीसीडी का अगर उपवर्गीकरण किया जाए, उसके साथ अगर हाथ में हाथ मिला लेता है, तो वो संघर्ष में संख्या ज्यादा दिख सकती है। और जो तानाशाह शासक है वो जान सकता है कि इस चीज के लिए ये लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पर हमारी बीमारी वही है जो हाथी जैसी है। हम 6 प्रकार के लोग हैं, समझो एससी एसटी ओबीसी जो भी हो या अलग अलग जाति के लोग। हम हाथी के पैर को पकड़े तो बोलते कि ये खंबा ही है, ये पूंछ पकड़ी है तो बोलते रस्सी जैसे। अपने ही विवाद में फंस जाते हैं और दूसरों की बात सुनने को राजी नहीं है, उल्टा उसके साथ झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन हमारी सारी समस्याओं का निराकरण है अगर ये कार्डिनल रूल, जो गोल्डन रूल जो हमने बनाए हैं, इन रूल के ऊपर अगर हम चलना शुरू कर देंगे, इनका आचरण करना शुरू कर देंगे, तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप अपने ही हाथों में होगा और आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे कि ये एबीसीडी का मुद्दा आज साउथ, अभी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से जाके फिर एमपी में, राजस्थान में, यूपी में और नॉर्थ में उधर चला जाएगा। और सोशल अवेयरनेस जहां पर नहीं होती है वहां पर समस्या सुलझाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत मतलब अनईजी हो जाता है वो सारा कुछ। और जैसा सोशल अवेकनिंग जितना साउथ में है उतना सेंट्रल में और नॉर्थ में भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक तौर तरीके से हम लोग उतने जकड़े हुए समस्या से, सामाजिक समस्या से। हमने सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ ही समझा नहीं ठीक तरीके से। संविधान का भी अर्थ केवल हम किताब के रूप में जानते हैं। समन होने के बाद भी कुछ लोग हैं संविधान को मानते तो है, लेकिन समनों को इकट्ठा करने के लिए गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं, गाली गलौज करना छोड़ने को तैयार नहीं है, बुरी बात का व्यवहार करने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें हमारे बीच में चलती रहती है। अगर हम लोग हमारी पुरानी पहचान जो थी समन पहचान, और हमारी पुरानी जो समन आदतें थी, एक जगह पे काम बैठने की, एक जगह पे बैठकर सारी समस्याओं को सुलझाने की और सुलझने के बाद उसके ऊपर आचरण करने की, इन बातों को अगर हम लोग आचरण करना शुरू कर देते हैं तो ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा देखो आज तो एक एक क्योंकि रिजर्वेशन तो कास्ट के लिए नहीं है, कास्ट के वर्ग के लिए बनाया था, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास। मतलब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो बाबा साहब की मेहनत से जो शेड्यूल्ड कास्ट का एक वर्ग बना था, जो लगभग 1700 जातियों का एक वर्ग इकट्ठा किया था उस शेड्यूल्ड कास्ट में, और लगभग 1000 जातियों का शेड्यूल्ड ट्राइब का एक वर्ग बना था, जो जिसका शेड्यूल बनाया और उसी शेड्यूल को बाद में जाके संविधान में लाया। और बची हुई लगभग 3700 के ऊपर जो जातियां थी, उन जातियों का अदर बैकवर्ड क्लास का एक शेड्यूल बनाया गया था। और ये जो रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया, किसी जाति को नहीं। पर ये उपवर्गीकरण कह रहा है कि ये एक जाति ने ज्यादा प्रगति कर ली, लेकिन अन्याय करते हो तो सारे जातियों के ऊपर एक जैसा अन्याय कर देते हैं। ये तो होमोजीनियस कास्ट है, एक संघ जाति है, फिर इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटोगे कैसे? पर ये नैरेटिव हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम समझने की मतलब काबिलियत नहीं रखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये समस्या हमारी अगर आज नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है इसका बहुत नुकसान होगा। और जो जातियां जिन्होंने प्रोग्रेस की है, हम लोग कहते हैं कि बजटरी एलोकेशन है चैप्टर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिन जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से उनके लिए लोन दिया जा सकता है, व्यवसाय करने के लिए दिया जा सकता है, उसके स्कूल के लिए मदद की जा सकती है, स्कॉलरशिप दी जा सकती है, उनके लिए किताबें दी जा सकती है, उनके लिए व्हीकल्स दिए जा सकते हैं, हॉस्टल में फ्री रहने की सुविधा दी जा सकती है। क्योंकि बजटरी एलोकेशन जो चैप्टर 4 से होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से होता है, वो संख्या के प्रपात में होना चाहिए ऐसा संविधान बताता है, पर उसका अलोकेशन नहीं होता, ये भी पता नहीं। और झगड़े लगाए दिए जाते हैं हमारी जातियों और उपजातियों में, और हम उसके बलि बन जाते हैं। और बलि बनने से क्या होता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम की बाबा साहब की किताब है। उस किताब का एक मैं कोटेशन पढ़ना चाहता हूँ।
बाबा साहब कहते हैं कि वी वांट आवर ओन पीपल, हमें अपने खुद के लोग चाहिए, पीपल हु विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर इंटरेस्ट एंड सिक्योर प्रिविलेजेस फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, people who will undo the wrong done to our people who will voice our grievances fearlessly, people who can think, lead, and act, people with principles and characters. Such people should be sent to the legislature. We must send such people to the legislature who will be slave to none, but remain free to their conscience and get our grievances redressed. इसका अर्थ होता है कि हमें हमारे खुद के लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो अपने समाज के लोगों के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार रहेंगे, वंचितों के लाभ और हित के लिए जो सभी को इकट्ठा करेंगे, और ऐसे लोग जो निर्भयता से अपनी वाचा को, अपनी आवाज को उजागर करेंगे, ऐसे लोग जो कैरेक्टर्ड है, मतलब चरित्रवान है, और वही लोगों को नेतृत्व देना चाहिए, उन्हीं लोगों के हाथ में नेतृत्व की आधारशिला देनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि ऐसे लोग अगर शासन में और प्रशासन में अगर भेजोगे तो यही लोग हमारे सारे समाज को गुलामी से मुक्त करके सारे समाज की मनोबुद्धि को या मन को स्वतंत्र तरीके से बनाएंगे और दुख को वाचा दिलाएंगे। ये बात तथागत बुद्ध की बात जो है, धम्म की बात बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कही है, इसलिए बार बार वो आह्वान करते थे, किसी सभाओं में करते थे, किसी इसमें कहते थे। और यही बात आपके कबीर के दोहे में भी आई है, माता जगत भूत सा सुधी नाही, भूमि मूले नर जाते जाई, जानी बुझी चैती नहीं अंधा, करम जरठ करम के फंदा। वो कहते हैं कि भाई हम लोग सारे दुख में हैं, दुख में तृष्णा में हम फंसे हुए हैं, और हम अकेले अकेले दुख से में दुख खत्म होने के बारे में सोचते हैं, पर दुख अकेले से नहीं मिटता। दुख जब आप एक इकट्ठा होकर लोगों के साथ विचार विनिमय करके मिटाने का काम करोगे तो आपका दुख जल्दी मिट सकता है। क्योंकि मेरा दुख कैसे मिटाऊं ये मुझे पता नहीं होता, अगर कोई डॉक्टर है, कोई एक आधा योगी है, या कोई ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, या कोई उसके बारे में अनुभवी व्यक्ति है, तो वो बता सकता है कि इस बीमारी का इलाज ऐसे। आपका मन इसीलिए ग्रस्त है, इस मन का इलाज करने के लिए आपको इस तरीके की दवाई लेनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपने मन को दुरुस्त करने के लिए आनापाना, विपस्सना, कसीना, मेत्ता भावना जैसी मेडिटेशन को आपको करना पड़ेगा, ताकि खुद के दुख को आप ऑब्जर्व कर सकोगे और उसको मिटाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकोगे। ये बात अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में अगर करते हैं तो आज भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जब भी हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारी समस्याओं का समाधान इकट्ठा होकर अगर करते हैं तो निश्चित उसमें हमको यश मिलता है, जीत मिलती है। क्योंकि संघ कहता है कि इकट्ठे हो जाओ और जीत को ले जाओ, जितने इकट्ठा हो जाओगे उतनी प्रमाण में, उतनी तरीके से जीत आपकी हो जाएगी। जितनी संख्या में आप ज्यादा, अगर लाखों में आओगे तो लाखों जीत जाओगे, करोड़ों में आओगे तो करोड़ों में जीत जाओगे। ये सारा कुछ निर्भर होता है कि मैं अगर तैयार हूं संघ से जुड़ने के लिए तो मैं दूसरों को जोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं तभी लोगों को जोड़ सकता हूं जब मैं अपने खुद के दिल से, तहे दिल से संघ में शामिल होने की बात करता हूं। और ऐसे ही अगर मैं ये बात मैं किसी और संगठन वालों के साथ बात करूं, उनको कहूं कि देखो भाई हम लोग यही काम करते हैं, हम संघ में यही इसी के ऊपर बात करते हैं, संघ में बात करने से हमारा ये जो नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। आप हमारी बात को सुनो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आओ, जितने भी संख्या में आप आओगे, जितने इकट्ठा हो जाओगे उतनी समस्या आपकी सुलझ जाएगी। जैसे उपवर्गीकरण का मुद्दा है, महाराष्ट्र में तो ये आंदोलन छिड़ चुका है, लेकिन हम सोच रहे कि कम से कम 10-15 लाख लोग मुंबई में इकट्ठा हो जाएंगे, और ये संघ की आइडिया है, लोगों के बीच तो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किसी मेरे अपने इंडिविजुअल संगठन का है या मेरे नेतृत्व का है, ये समाज के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। ये बात अगर लोगों के बीच में चली जाएगी ना, तो हम लोगों को किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप में सारे अधिकार, हक, और अपने अगली जनरेशन को जो भी अधिकार या रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व मिलेगा उसका सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। इतनी बात मैं आज के समय में करता हूँ। अगर मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो या किसी को आहत हुआ हो तो मैं समन संघ से यहाँ पर माफी चाहता हूँ। संघेयो खलितो दोषो
संघो खमतु तम मम। अगर संघ के प्रति अगर मुझसे कुछ गलत भावना निकली हो तो संघ मुझे माफ करे। संगं नमामि, सारे संतों को और पुरखों को नमामि वंदामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 सर, बहुत बहुत सदुवचन, साधु बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सर, बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं सर से। आज के कॉन्सेप्ट पे किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं।